एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी जब भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है वो यही होता है कि हमारी जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं जिससे हम अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हैं और मैं हर साइकिल में आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ, बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर इन यूनिट्स को कर लोगे कवर तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको पढ़ना है तो कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्के से रिविज़न भी नहीं करने की ज़रूरत, थोड़ा सा पढ़ा और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें जो है इन डेप्थ क्लैरिटी चाहिए हर टॉपिक की। बट अगर मेरी मेहनत जो है वो इस डायरेक्शन में मैं करूँ कि मुझे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और यही चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं यहीं पे लैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई खूब करते हैं बट रिज़ल्ट वो नहीं हो पाता जो एक्चुअल में वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कहीं ना कहीं जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं आयुषी पिछले 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, अपना टीचिंग एक्सपीरियंस 4 साल का, और एज अ स्टूडेंट जब मैंने चीज़ें फेस की थी तो क्या चीज़ें मुझे हेल्प की थी, किस तरीके से मैंने अपना जेआरएफ किया था, वो सारा अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आती हूँ जो आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने में। और मैंने ऑफलाइन भी बहुत पढ़ाया है बच्चों को, 11th 12th के बच्चे हैं, 10th 9th के मैथ्स पढ़ाया है, बहुत सारी और कॉमर्स की यूनिट्स हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचाऊँ और हर बच्चे की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके जब वो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कहीं उसको जाना ना पड़े। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो जेआरएफ अड्डा की तरफ से लिया जा रहा है। यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस रोड मैप जो है एक गाइडेंस सेशन आपके लिए होगा, ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। तो जिसमें आपके लिए अदिति मैम, वर्षा मैम और जूही मैम जो हैं वो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो 8 अगस्त को 2026 में अभी 8 अगस्त आने वाला है, 12 बजे आपके लिए जो है गूगल मीट होगी। तो आपको लिंक दिया जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा लिंक। उस लिंक पे आपने क्या कर लेना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है ताकि आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाए और आप इसका पार्ट बन सकें और प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। दिसंबर के लिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, एटम बैच भी चल रहा है, कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 के कोर्सेज हो रहे हैं। पेपर 1 प्लस कॉमर्स मैं ले रही हूँ। अभी हमने यूनिट स्टार्ट की है, यूनिट नंबर 2, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है यूनिट नंबर 9 जो है हमारी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस उसको कवर करने वाले हैं। तो एक साथ 2 यूनिट्स करवाती हूँ ताकि आपको एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिले कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस हाई हो। अब आज हम बात करते हैं 5 ऐसी यूनिट्स जो टॉप स्कोरिंग यूनिट्स आपके लिए हो सकती हैं। आपका बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा लग सकता है, या आपको थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा लगता है, या ऐसा हो सकता है कि हाँ मैम मुझे जो है प्रोविजन बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, थ्योरीज बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं और जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो जो रटने वाली चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपका फोटे है, बट कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में आप वीक हो। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो 5 यूनिट पिछले 5 साल में जो हमारी बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं यूनिट्स, वो आपको मैं बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल यूनिट्स बता दूंगी, या ऐसा नहीं होगा सिर्फ थ्योरी बता दूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ आपके लिए जो है ये वीडियो में लेके आई हूँ। जब भी मैं टॉप स्कोरिंग यूनिट्स की बात करती हूँ ना, टॉप स्कोरिंग यूनिट्स का मतलब पता क्या होता है कि एक तो क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और कितना इन डेप्थ जो है कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कोई एक ऐसी यूनिट होगी जहाँ पे 20 to 30% क्वेश्चन हर बार नए आते हैं, वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा प्रिपरेशन में। ऑन दी अदर हैंड कोई एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो लिमिटेड हैं, वही टॉपिक्स हैं वो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सिर्फ जो है वो आपको वहाँ पे करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जब ध्यान में रखनी है तो मेरे सामने कौन सी यूनिट्स हैं जो आती है निकल के, जो आपके लिए टॉप स्कोरिंग यूनिट्स हो सकती हैं। सबसे पहली यूनिट जो मैं रखूँगी वो है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे ग्राफ्स जो हैं, शेड्यूल्स जो हैं, ऑब्जर्वेशंस जो हैं, लॉज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे लिमिटेड टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे।
और उन लिमिटेड टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया है, उनका रिलेशन अच्छे से समझ लिया है, तो वहीं से आपके खूब सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसा होता है जो अलग हट के आ सकता है, अदरवाइज आपके मोस्टली क्वेश्चन जो हैं, जो हमारा कोर सब्जेक्ट है ये, उसी से पूछे जाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल भी बन जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट में हल्का सा भी अपने आप को ऐसा फील करते हो कि मेरे से ये यूनिट नहीं हो रही है, तो ट्राई करो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल हम जो है डिमांड की बात कर रहे हैं, तो डिमांड है क्या, कब डिमांड अराइज होती है, इसका प्राइस से क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसके एक्सेप्शन केसेस क्या हैं, किस तरीके से चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ में, हमारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो क्या उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, कोई डिटर्मिनेंट कम हो रहा है तो उसकी डिमांड कम हो रही है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है, कितना रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अगर कोई चीज़ का हमने जैसे मानते हैं हम प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। अब हम ये देखते हैं कि कितनी डिमांड बढ़ रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये टॉपिक आ जाता है। तो एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक हमारा निकलता रहता है और उनको ही रिलेशन के साथ आपस में कोरिलेटेड वे में पढ़ना है और वही आपके लिए जो है पेपर में काम आएगा। बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इसमें से नहीं पूछा जाता है, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा हटके आ जाएगा। बाकी आपके 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल कोर सब्जेक्ट जो है आपका वहीं से बनते हैं। हाँ, जो ग्राफ्स हैं इनका क्या रिलेशन है ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे अगर हम बात करें कि ये AC कर्व है, ये MC कर्व है, तो ये इस पॉइंट पे ही क्यों कट कर रहा है, इसी पॉइंट पे कट करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है MC इस पॉइंट से पहले नीचे है, फिर उसके बाद ऊपर है। यही आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके लिए ज़रूरी है समझना, ग्राफिकल रिलेशन समझना ज़रूरी है, इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके लिए इस पर्टिकुलर यूनिट में ज़रूरी है। बहुत बच्चे इससे दूर भागते हैं कि हमें बहुत सारे रिलेशंस याद नहीं होते, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है ना, आप अच्छे से समझ चुके हो, कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो उसकी लागत लगेगी, हम जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे कॉस्ट पर यूनिट पहले कम होती है फिर बढ़ने लगती है ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले हमें प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है, कोई चीज़ हम बना रहे हैं एफिशिएंसी से काम किया जाता है, बट वहाँ पे फिर बाद में ज़्यादा यूनिट यूज़ करके उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाती है। तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स, तो यही रिलेशन जो है ना, यही आपने यहाँ पे समझने हैं। फिर इसके बाद दूसरी जो हमारी यूनिट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करती है, दैट पर्टिकुलर यूनिट इज़ बिजनेस फाइनेंस। ये जो बिजनेस फाइनेंस यूनिट है, इसमें हमारे मेनली 3 डिसीजंस हैं जो हम लेके चलते हैं, और इन्हीं 3 डिसीजंस में हमारे पास जो है चीज़ें रहती है। फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन में पैसा कहाँ से आएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्योरी है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी पूछा जाता है और बहुत इजी है। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास जो है सोर्सेज के बाद कैपिटल की हम बात करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूज़ होता है। फिर हम जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कितना हमने प्रपोर्शन रखना है पैसों का, कितना डेट कितना इक्विटी होगा। देन हमारा जो है लीवरेज का टॉपिक होता है कि किस तरीके से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हेल्प करती है हमें और पैसा अर्न करने में। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा मेन गोल है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर पैसा आ गया, उसको कहाँ निवेश करेंगे, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे होते हैं। फिर हमारे जो है डिविडेंड, वो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही हमें पैसा लगाना है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में निवेश कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में हम जो है अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। डिविडेंड डिसीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखते हो पैसा आपने कमा लिया है तो उसको शेयर होल्डर्स को दे देना है या आपने रिटर्न करना है। तो एज अ डिविडेंड हमें शेयर होल्डर को देना है ना, या हमें जो है इस पैसे को बचा के रखना है ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें। तो रिटेन कितना रखना है, किस वे में हम जो है डिसीजन लेंगे, कब रिटेन करना चाहिए, कब डिविडेंड दे देना चाहिए, किस तरीके की हालत है हमारी फर्म की, हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या है और हमारा जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं वो कितना है। तो ये जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मूलाज, क्योंकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूलाज आते हैं। अजम्पशंस जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स हैं, है ना, रिलेशंस है, वो इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे फॉर्मूलाज, अजम्पशंस ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर मैं बात करूँ, यूनिट आती है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी।
तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है ना एक फ़ायदा ये है कि आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो आपके पेपर 1 में भी काम आता है। तो पेपर 1 में बहुत बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती है बहुत अच्छे से, और आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना वो आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। तो ओवरऑल कवरेज जो है आपकी एक यूनिट से आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपको वो 10 की जगह 15 क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है। और जो हमारे पेपर 1 में न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो हमारे पेपर 2 का जो बिजनेस स्टैट्स का पोर्शन है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कवर करना, अगर मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स को भी कवर करूं। तो यहाँ से क्या होगा, मेरे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, यही है हमारे टॉपिक्स स्टैट्स के। तो यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरी भी हैं। तो यहाँ पे आपके फॉर्मूलाज, यहाँ पे आपके रिलेशंस, प्रॉपर्टीज़, अजम्पशंस, ये चीज़ें जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ कर रहे हो है ना, ताकि आप जो है अपने पॉपुलेशन में से सैंपल को स्टडी करके उसकी जो है ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करके डिसीजंस ले सको, पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सको। तो ये सारे टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनके रिलेशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी अजम्पशंस क्या है, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, कब क्या चीज़ यूज़ होगी, कब कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, वो सब चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आते, प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, अजम्पशन बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे जो आप थ्योरी की हेल्प से भी अच्छे से समझ सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। एंड देन रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट से आप ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो मैं आपको बोलूँगी, मैं यूजुअली क्या बोलती थी कि हमारे पास जो अकाउंटेंसी है, टैक्सेशन है, ये यूनिट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बट अब जो है अकाउंटिंग यूनिट हमारे लिए बरकरार रहेगी। अकाउंटिंग यूनिट में आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपसे पूछा जाता है। तो ऑडिटिंग में आपके जो है 1-2 क्वेश्चन आते हैं, अकाउंटिंग में ही मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ना सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत वास्ट है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, PYQs का एनालिसिस करना है, PYQs को एनालाइज करना है। एंड जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आपके सामने ना 10 से 12 टॉपिक्स निकल के आएंगे, 10 to 12 टॉपिक्स आएंगे। इन टॉपिक्स को आप बहुत ही बढ़िया से कवर कर लीजिए, इनको बहुत इन डेप्थ कवर करना है। जैसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं, राइट, IFRS, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो है कंपनी अकाउंटिंग में क्या आता है, कंपनी अकाउंटिंग में शेयर वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, मार्जिनल कोस्टिंग है, राइट। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो यहाँ से तो आएंगे ही आएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो है एक बार ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पूछ लिया था तो उसके इन डेप्थ में चले जाओ, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पूछ लिया था उसके इन डेप्थ में चले जाओ, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग आ गया था एक क्वेश्चन उसके इन डेप्थ चले जाओ। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलेबस इज टू वास्ट। बट आप यहाँ पे इन 5-6 टॉपिक्स को भी करोगे ना, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग के बेसिक से होगा। अब बात बचती है सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन की। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए जितना आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है ना, सिर्फ और सिर्फ उतना ही कवर करना है। जैसे लिक्विडेशन की प्रोसेस पूछ ली, केसेस ऑफ लिक्विडेशन पूछ लिया कि कोर्ट ऑर्डर कब देता है, वॉलंटरी कब करते हो, अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन के जो 5 कंडीशंस हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, वो आपसे पूछ लिया। तो ये बेसिक चीज़ें, होल्डिंग सब्सिडरी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो प्रॉफिट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई ना, यही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में सिर्फ मेथड्स, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के सिर्फ मेथड्स, आपको इतना ही करना है। बजटरी कंट्रोल में एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो का रिलेशन, सिर्फ इतना ही करो। क्योंकि अगर आप इसमें और ज़्यादा इन डेप्थ जाने लगोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बट आपके आउटकम्स उतने नहीं आएंगे। बट यहाँ पे टाइम आपका कम लगेगा, आउटकम्स आपके काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि हम जो है 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन की तैयारी कर लें, हम यहाँ पे 8-9 क्वेश्चन की तैयारी कर लें, बट सिर्फ 50% जो है वो आप चीज़ें कवर करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब है मेन। तो यहाँ पे टॉप स्कोरिंग यूनिट्स मैं आपको बता रही हूँ, तो टॉप स्कोरिंग यूनिट्स में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है।
फिर इसके बाद हमारी जो 5th यूनिट है, अभी तक मैं इसको टैक्सेशन लेके चलती थी, बट अब मैं इसमें बोलूँगी टैक्सेशन नहीं, क्योंकि टैक्सेशन जो है उसमें काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो है नई याद करने वाली होंगी, तो आप उसमें डेफिनेटली टॉप स्कोरिंग में उसको मैं नहीं डालूंगी। बट हाँ, अब 5th यूनिट होगी कौन सी? हमारे पास जो है थ्योरी यूनिट्स है, BM HRM है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट है, लॉ है, एंड वी हैव बैंकिंग। बैंकिंग यूनिट ऐसी है जिसको रटना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ पूछ ली जो हमने कभी नहीं सुनी होती या ईयर नहीं याद होता, तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा कम चांस होता है आपका क्वेश्चन सही करने का। BM HRM, मार्केटिंग, इनके जो हैं बहुत अलग नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। IB में भी कुछ नए क्वेश्चंस या स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हमारी एक यूनिट बचती है अब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अभी जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, इसको कैसे आप टॉप स्कोरिंग यूनिट बना सकते हो? एक ऐसी यूनिट जो बहुत ज़्यादा PYQs बेस्ड रहती है, इसको आपने PYQ बेस्ड रखना है। हमारे पास 10 एक्ट हैं, और वो 10 एक्ट जो हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक्ट की पेनल्टी, हर एक्ट के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, हर एक्ट के जो शेड्यूल हैं, चैप्टर्स हैं, कितने हैं, सिर्फ ये भी अगर आप याद रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आता है, कब कोई एक पर्टिकुलर एक्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, मतलब एनफोर्स हुआ, आप ये भी बोल सकते हो। यहाँ से भी आपके जो हैं क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि बहुत बेसिक हैं, मतलब 1-1, 2-2 मिनट का काम है, जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं, कुछ भी समझना नहीं है इसमें। यहाँ से ही आपको एक ही दिन में आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक एलिमेंट्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंसिडरेशन की, पार्टीज की, कॉन्सेंट की, वो सारी चीज़ें। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनके सबके सेक्शंस, इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ से फिर ब्रीच हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। देन इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कब माना जाएगा परफॉर्मेंस हो गया है, राइट, इसके सारे के सारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स। फिर इसके बाद हमारे पास जो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो जितने टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी पार्टीज, राइट्स, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें, टाइप्स। तो राइट्स, ड्यूटीज़, है ना, ये जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं, उनकी राइट, ड्यूटीज़, एंड कुछ एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारा कंपनीज एक्ट है। अब कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारा GST एक्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? तो ये जो कंपनीज एक्ट है, इसमें हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज थोड़ा, है ना। फिर उसके बाद जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, देन मीटिंग्स, राइट। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है डायरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। तो डायरेक्टर्स का टॉपिक बेसिक करो, है ना, बेसिक जो है हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो कि कौन से सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाता है, कब कौन अपॉइंट करता है, सिर्फ ये चीज़ें। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है कि आप जो है डायरेक्टर्स के टॉपिक में ही खो गए हो, राइट। फिर यहाँ पे ना जो शेड्यूल्स होते हैं वो काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। 7 शेड्यूल होते हैं, कौन सा शेड्यूल किसका है, ये आपसे मैच द कॉलम में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कवर करनी है। मीटिंग में हमारा AGM है, EGM है ना, कौन से केसेस में AGM EGM कंडक्ट होती है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। फिर हमारी जो है टाइप्स ऑफ कंपनीज की हम बात करते हैं, तो प्राइवेट, पब्लिक, OPC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्या फ़ायदा होता है, ये जो हमारी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट है, यहाँ पे आपका कॉम्प्रीहेंशन जो है ना वो अच्छे से बन जाता है। तो वहाँ पे आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाती है। फिर ऐसे GST है, अपने आप में बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे आपको बेसिक प्रोविजन याद रखने हैं। कब हुआ था एप्लीकेबल, कब क्यों हुआ था, 1 नेशन 1 टैक्स है, कौन से टैक्सेस इसमें सब्स्यूम हो गए हैं, कितने टाइप्स हैं, जैसे हम SGST की बात करते हैं, फिर हम जो है CGST की बात करते हैं, UTGST की बात करते हैं, IGST की बात करते हैं, सेस हम लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास रहती हैं। कब कौन सा GST लगेगा, कितने रेट्स हैं, अब जो चेंजेस आए थे लास्ट ईयर वो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि अब एट प्रेजेंट कौन से रेट्स जो हैं वो चल रहे हैं, राइट। कंपोजिट जो है, कंपोजिशन स्कीम की हम बात करते हैं, है ना, वो आपसे पूछ ली जाती है, सेक्शन 10 में हम इसको पढ़ते हैं। सप्लाई का क्या मतलब है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आपकी जो है
पेनल्टीज़ मैंने बताया जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो 1-2 पेनल्टीज़ आपने याद रखनी है। तो ये जो है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो टॉपिक है वो आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो आईटीसी जहाँ पे एक्सक्लूड हैं चीज़ें, है ना, इसके प्रोविजन से। कौन सी चीज़ें हैं जो अभी एक्सक्लूडेड हैं बट जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इंक्लूड कर ली जाएंगी। तो वो 5 चीज़ों की हम बात करते हैं। तो ये जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं ना ये आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। मेन प्रोविजंस जो होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी पूछे जाते हैं। कहने को 10 एक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके इसको प्रिपेयर करोगे तो कम समय में बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका जो है आंसर सही होगा। और जो प्रोविजन आपने समझ लिया है वही रहेगा, लॉ है, कानून है, बदलेगा नहीं। तो हर किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगी, चीज़ें एक ही रहेंगी। तो यहाँ पे आपके आंसर मार्क करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है करेक्ट वो सही होती है कि आप करेक्ट आंसर वहाँ पे अच्छे से मार्क कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने ध्यान में रखनी है। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाए हैं पेपर 1 पेपर 2 के, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर 1 में भी प्लस पेपर 2 में। मैंने आपको हर चीज़ के लिए बताया है नोट मेकिंग कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, पेपर 1 का पैटर्न जिस तरीके से बदल रहा है, जो बोला जाता है और जो एक्चुअल में होता है उस पे कोर पे आपको फोकस करना है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए काम करेंगी। तो ये 5 यूनिट मैंने आपको बताई हैं जो आपके लिए टॉप स्कोरिंग यूनिट्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही आपके सिर्फ नंबर बनेंगे, बाकी यूनिट से नहीं बनेंगे, बट कम एफर्ट्स में कम इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये यूनिट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, बट दे एट द अदर हैंड ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी हैं। तो आप अपने पढ़ाई का, प्रिपरेशन का 60% टाइम यहाँ पे लगाओगे इन 5 यूनिट्स में, बट ये 5 यूनिट्स ना आपको आपके सिलेक्शन में 80% हेल्प करने वाली हैं। 80% हेल्प हो जाएगी सिलेक्शन में, और प्रिपरेशन का जो 60% टाइम है वो आपका लगेगा। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा आउटपुट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो इन यूनिट्स ने बहुत हेल्प किया था। मैंने इसमें एक और यूनिट जोड़ दी थी, टैक्सेशन, मतलब 6 यूनिट्स जो हैं वो। बाकी मेरी थ्योरी वाली 4 यूनिट्स थी, मार्केटिंग, BMHRM, IBBE और बैंकिंग, है ना। तो मैंने जो है इन पे एम्फेसाइज किया। और ये ऐसा नहीं था कि मेरे को ये यूनिट बहुत अच्छी लगती थी इस वजह से, मैंने भी बहुत सारे टॉपिक नहीं किए थे। आपको जो चीज़ें मैंने बताई है ना वो चीज़ें मैंने खुद भी फॉलो की हैं। मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें नहीं करी थी, मेरा यही कोर था, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको अच्छे से किया। और जो मैंने आपको बताया जो छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है साथ में वो सिर्फ की थी, और उसी से मेरे जो है बहुत अच्छे स्कोर यहाँ पे बने, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से बनता है। अगर आपने थ्योरी न्यूमेरिकल कवर कर लिया एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ही। और यही चीज़ मैं अपनी क्लासेस में भी करती हूँ। अभी हमने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट ही शुरू की हुई है, अभी एक ही क्लास हुई है, एक आज शाम को होगी दूसरी क्लास। तो वहाँ पर हमने बेसिक सीखा, है ना। बेसिक के बाद अब हम जो है टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे बेसिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अजम्पशन है, पोस्टुलेशंस हैं, राइट, वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग शुरू करेंगे, फिर कंपनी अकाउंटिंग शुरू करेंगे, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करेंगे हर चीज़। बट कितना करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ें आपको मैंने बताई हैं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, पिछले 4 साल से पढ़ा रही हूँ। 10th बैच ये हमारा होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें सही ऑब्जर्व करके बता पा रही हूँ, तभी हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपकी भी ये हेल्प जो है मैं कर पाऊँ, तो इसीलिए आपके लिए मोस्ट स्कोरिंग यूनिट से लेके आई थी। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, 8 अगस्त को तो आपका सेमिनार है और आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। यूनिट नंबर 2 ही हमने शुरू की हुई है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो आप जुड़ सकते हैं। और 5 मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स आपको मैंने बता दी हैं जो आपके 80% काम आने वाली हैं आपके सिलेक्शन में। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। बाय बाय।